नमस्ते सभी को। तो पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग प्रारंभ किए थे और हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ना शुरू किया था कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। उसमें मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि पहले आपको ऐवाड़े याद करने हैं, क्रम से चलेंगे। अति, अधि, अभि, अप, अव, अनु और आ। फिर से याद करो, बताओ। अति, अधि, अभि, अप, अव, अनु और आ। उसके बाद दूसरी लाइन में हमने दो पढ़े थे, उप और उत। उप और उत यानी दो उसे हैं, 7 उधर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरी लाइन जो पढ़ी थी वो नी की पढ़ी थी। उसमें बताओ कौन कौन से थे, ने, निर, निस। अब निर्निस आ गए तो इसके साथ दो और याद करने, कौन से, दुर और दुस। तो ने, निर, निस, दुर, दुस। यानी जो नी के साथ जो विसर्ग होता है नी, उसी से दो उपसर्ग बने, निर और निस। ऐसे ही दूसरे दो बन गए, दुर और दुस। तो 5 एक साथ याद करने, बताओ कौन से, ने, निर, निस, दुर, दुस। उसके बाद अगली जो चौथी लाइन पढ़ी थी अपन ने, आकृति भी उसकी पै के समान होती है, तो उसमें भी हमने क्या पढ़े थे कि प्र, प्रति, परि और परा। फिर से बोलो, प्र, प्रति, परि और परा। अब जो लास्ट लाइन थी अपनी उसमें जिसमें अपन ने याद किए थे वो कौन से थे, बताओ। वे, शम, सो और अन। कौन कौन से बताओ, वे, सम, सो, अन। तो बाकी तो अपन ने पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे वी। तो इसमें मैंने आपको यह समझाया था कि वह जो वी उपसर्ग है उसका अंतिम वर्ण क्या है, बताओ, ईश्वर है। क्या है, ईश्वर। और मैंने बताया था किसी भी जिस भी उपसर्ग के पीछे ईश्वर आएगा उसमें दो संधि हो सकती हैं, या तो दीर्घ संधि हो सकते हैं या फिर यण संधि। क्योंकि संधि में हम पढ़ते हैं कि ई प्लस से पहले 2 ही बार आता है, या तो दीर्घ संधि में आता है जहां ई के साथ क्या होता है, ई। और एक ई किस में आता है, बताओ, ई के अलावा कोई भी अन्य स्वर आता है ई के बाद, तो वहां कौन संधि हो जाती है, यण संधि। तो इसका एग्जाम वी का मतलब तो आप जानते हो, ये मुख्यतः विशेष या मुख्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वी का मतलब क्या होता है, बताओ, दीर्घ संधि में पढ़ा, बताओ, वीक्षा। तो ये क्या बनेगा, बताओ, वी प्लस क्या, इक्षा। व्यण संधि में पढ़ेंगे व्यर्थ, तो क्या कर देंगे, बताओ, वी प्लस क्या, अर्थ। यानी व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस अर्थ। यह हमसे पूछेगा कि व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या कहेंगे हम, वी उपसर्ग। कौन सा है, वी। ऐसे ही क्या, बताओ, व्याकरण। तो कैसे टुकड़े करेंगे, बताओ, वी प्लस आकरण, और आकरण में यानी आ भी है, तो आ प्लस क्या हो जाएगा, करण। व्याकुल, तो फिर से बताओ क्या बनेगा, वे प्लस आकुल, और आकुल में आ भी है, तो वे प्लस आ प्लस कुल बराबर क्या बनेगा, व्याकुल। इसके अलावा जैसे विदेश, विशेष, विज्ञान, इनमें तो वी उपसर्ग लगाइए। ज्ञान के आगे वी लग गया, विज्ञान होगा। शेष के आगे वी लग गया, विशेष हो गया। देश के आगे वी लग गया तो क्या हो गया, विदेश। तो बिल्कुल याद रखना है कि या तो हमें वी ज्यों का त्यों मिल जाए, नहीं तो फिर हमको क्या बताओ, या तो दीर्घ के रूप में मिलेगा या यण संधि के रूप में मिलेगा। जहां दीर्घ के रूप में मिलेगा वहां टुकड़े ही बड़ी के किस में हो जाएंगे भाई, ए और ई में। और जहां व्यंजन संधि के रूप में, सॉरी, जहां विसर्ग यण संधि के रूप में मिलेगा वहां ये का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, ई में। ठीक है, यानी ये का परिवर्तन किस में कर देंगे, ई में। और ये के साथ जो स्वर होगा वो चल जाएगा प्लस के बाद। तो ये हमारा उपसर्ग हुआ कौन सा, बताओ, वी। वी के बाद अगला क्या है, बताओ, सम। कौन सा है, सम। और मैंने आपको समझाया था, उत पढ़ाया था कि भाई ते हलंत, या मैं के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। तो इस उपसर्ग का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, बताओ, व्यंजन। तो व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो भी व्यंजन संधि, और यदि व्यंजन का मेल किससे होगा, स्वर से होगा तो भी क्या, बताओ,
व्यंजन संधि, या फिर वह स्वर इस पे आके क्या बताओ लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा पूरा। तो बिल्कुल इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सम के बाद कोई भी व्यंजन आता है, नियम नंबर 2 याद करो, जब हमने पढ़ाया था अनुनासिक संधि में तो दो थे, पूर्व अनुनासिक और उत्तर अनुनासिक। अब ये पूर्व अनुनासिक में क्योंकि मैं कह रहा है प्लस से पहले, इसके बाद इसे जब हम किसी भी शब्द के साथ लगाएंगे तो यानी मैंने कहा था कि मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए तो मैं का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अनुस्वार में। किसमें, अनुस्वार में। तो ये मैं किसके अनुस्वार किसके ऊपर बन जाएगा, से के ऊपर। तो आपको उस अनुस्वार का परिवर्तन किसमें करना है, मैं में। तो सबसे पहले तो देखो इसका स्वर के साथ देखते तो बताओ ये क्या बताओ, समास। इसका मतलब यह है कि प्लस के बाद स्वर था आ, वो मैं पे लग गया तो माँ हो गया, तो उसको अलग कर देंगे, मैं के अलग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सम प्लस क्या आश, सम प्लस क्या आस। ऐसे ही मैं कहूंगा समाचार, क्या समाचार, तो क्या बनेगा बताओ, सम प्लस आ प्लस क्या चार बराबर क्या हो जाएगा, समाचार। हाँ देखो यहाँ तो आ अलग हो जाए क्योंकि इधर दो वर्ण बचे, इधर आ से आ अलग नहीं होगा, ठीक है, ये तो आस ही रहेगा, समाचार। अब हम लेते हैं इसके व्यंजन के, तो बताओ संसार। मैंने कहा कि से के ऊपर अनुस्वार मिले तो उसका क्या बना देंगे, मैं, तो क्या हो जाएगा सम प्लस क्या सार, संसार। ऐसे ही मैंने बताया था आपको संघार, तो बताओ अनुस्वार क्या बना देंगे वापस, मैं, क्या हो जाएगा बताओ, सम प्लस क्या हार। यानी से के ऊपर आपको अनुस्वार मिल जाए तो समझ लेना वहां कौन सा उपसर्ग है, मैं, ठीक है। ऐसे ही क्या बताया था मैंने आपको, संविधान, तो बताओ क्या करोगे, सम प्लस क्या विधान, और विधान में वी भी तो है, अभी तो पढ़ा है, वी प्लस क्या हो जाएगा धान, विधान, संविधान। ऐसे ही मैं कहूंगा संस्कृत, तो अब आपको याद रखना है, देखो इसमें उपसर्ग तो सम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आए तो दंते से का आगम होता है। तो अब मूल शब्द इसकृत नहीं करना है, मूल शब्द क्या होगा, सम प्लस क्या कृत। ऐसे ही क्या हो जाएगा बताओ, संस्कार, क्या हो जाएगा, संस्कार। तो क्या करोगे बताओ, सम प्लस क्या कार, क्या करोगे, सम प्लस क्या कार, यानी जो से आया है वो क्या हट जाएगा, ठीक है। बाकी देखो सम्मान और संपर्क, इनमें ये ज्यों का त्यों भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये उपसर्ग है हमारा क्या, सम। यानी क्या याद रखना है कि सम के बाद यदि मैं के बाद कोई भी स्वर आएगा तो मैं पे लग जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा। और यदि सम के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो मैं का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, अनुस्वार में। और जहां भी से के ऊपर आपको अनुस्वार लगा मिल जाए तो समझ लेना वहां कौन सा उपसर्ग है, सम। तो यानी वे शम, ठीक है। अगला उपसर्ग आता है अपना कौन सा बताओ, सु। कौन सा आता है, सु। तो बताओ इसका अंतिम वर्ण क्या है बताओ, उ, क्या है, उ। अब उ के बाद उ आएगा तो बड़ा उ हो जाएगा, और यदि उ के बाद उ के अलावा कोई अन्य स्वर आएगा तो फिर कौन संधि हो जाएगी भाई, यण संधि। कौन संधि, यण संधि। तो जैसे मिला सूक्ति, तो इसमें कौन संधि हो रही है बताओ, दीर्घ संधि। तो अब इससे सु उपसर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सु प्लस क्या उक्ति, क्या बन जाएगा बताओ, सु प्लस क्या उक्ति, ठीक है। ऐसे ही क्या है बताओ, ये स्वागत। तो अब इसमें क्या कर दोगे आप, सो प्लस क्या आगत, और आगत में से बताओ आ भी अलग हो सकता है, ऐसे। ऐसे ही आपसे कहेगा स्वस्ते, तो क्या कर दोगे इसका, सो प्लस क्या अस्ते, क्या हो जाएगा, स्वस्ते। ऐसे ही बताओ क्या है, स्वल्प, तो क्या कर दोगे, सो प्लस क्या अल्प। और वैसे तो सु आ ही सकता है, जैसे सुरक्षा, तो रक्षा के आगे सु लग जाएंगे, सुरक्षा। शील के आगे सु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुशील। कवि के आगे सु लगा देंगे तो सुकवि, ठीक है। ऐसे तो हमें सु जो का त्यों मिल सकता है। तो ये हमारा कौन सा उपसर्ग हुआ बताओ, सु। कौन सा हुआ, सु। यानी सु उपसर्ग है, सूक्ति और ऐसे शब्द आ जाए तो यानी बड़ा ऊ है तो टुकड़े किसमें हो जाएंगे, ऊ और ऊ में। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो समझ लेना संधि का क्या हो रहा है, रिवीजन, क्योंकि संधि आपने पहले पढ़ चुकी है। तो यहाँ कोई आपको
परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वे शम सु। अब देखो अपने पास दो उपसर्ग बचे हैं। वैसे अनु मैंने लिखवाया तो पहले था, लेकिन उसे मैंने छोड़ दिया था। तो अनु और अन दो उपसर्ग बचे हैं। कौन से? अनु और अन। अब ये अन को और अनु को पीछे रखने का जो कारण है वो ये है कि अनु मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, यानी 21वां तो हम पढ़ेंगे अनु, और इसके बाद एक और बचेगा अन। तो इन उपसर्गों में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब अनु उपसर्ग होता है जब तो हमें अन दिखाई देता है, और जब अन होता है तो हमें अनु। तो दिखने से काम नहीं चलेगा, आपको टुकड़े करके देखने हैं। तो ये कौन सा उपसर्ग है? अनु। अब इसके उदाहरण लिखेंगे। देखो अब ये उ है, इसके बाद यदि उ आएगा तो उ कैसा हो जाएगा भाई? बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ा। उ प्लस उ दीर्घ संधि हो जाएगी। और उ के बाद उ को छोड़कर अन्य स्वर आया। भाई सु में जो आया है उ वही अनु में है, तो जो सु में जो संधि हुई है वही किस में हो जाएगी भाई? अनु में। किस में हो जाएगी? अनु में। तो देखो इसकी दीर्घ संधि की देखते हैं। तो बताओ ये क्या लिख रहा है? अनुदित। क्या लिख रहा है? अनुदित। तो बताओ टुकड़े कैसे करेंगे? अनु प्लस क्या? उदित। और याद रखना है कि जब उदय में संधि है तो उदित में भी है उत प्लस क्या? इत। ठीक है, अनु प्लस उत प्लस इत। ठीक है, तो उत प्लस इत की तो क्या हो जाएगी? उदित। और अनु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? उ और उ क्या हो जाएगा बताओ? बड़ा उ। तो क्या हो जाएगा? अनुदित। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अन्वय। अब देखो यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है? अनुपसर्ग सा लगता है। क्या लग सकता है? अन। तो ध्यान रखना ये अन प्लस वह नहीं, ये अनु प्लस क्या है? अय। क्योंकि वह का परिवर्तन किस में हो जाएगा? उ में। तो मैंने क्या कहा था कि अनु होगा जब तो आपको क्या दिखेगा? अन। और जब अन के पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा? उनमें अनु। तो विशेष याद रखना है। अन्वय का टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? अनु प्लस क्या? अय। ऐसे ही मैं कहूंगा अन्वेषण। क्या? अन्वेषण। तो वही तरीका बताया कि वह का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? उ में। और वह के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा? प्लस के बाद। तो इसका टुकड़ा क्या होगा बताओ? अनु प्लस क्या? एषण। ऐसे ही मैं कहूंगा अनविक्षा। तो क्या बनेगा ये बताओ? अनु प्लस क्या? इक्षा। क्या बनेगा? अनविक्षा। तो यानी उपसर्ग तो अनु है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इनमें अन हो, क्योंकि जब अनु होगा तो कौन दिखेगा? अन। और जब अन पढ़ेंगे तो अनु दिखेगा। इसलिए इनमें आपको अनु और अन के उदाहरण आते हैं, तो आपको आसानी से टुकड़े देख करके देखना है। ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में एक इसकी जगह अनु की जगह अन हो जाए, अन की जगह अनु हो जाए। ठीक है, तो ये अनु प्लस क्या बता? इच्छा। इसके अलावा देखो अनुचर, अनुगामी, इनमें हमें अनु जो का तो मिल रहा है कि चर के आगे अनु लगाया तो अनुचर, गामी के आगे अनु लगाया तो अनुगामी। ऐसे ही होता है अनुसंधान। क्या बताओ? अनुसंधान। तो क्या बनेगा बताओ? अनुसंधान में अनु प्लस क्या? संधान। और संधान में देखो संपी है ना? अभी तो पढ़ाया था समुपसर्ग, स के ऊपर बिंदी लग रही है तो फिर समुपसर्ग भी है। अनुसंधान, अनुरंजन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अनु उपसर्ग के हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है, वो कौन सा आता है भाई? अन। क्या आता है? अनुपसर्ग। तो इसमें मैंने बताया था कि जब अन होगा तो आपको अनु दिखेगा। ठीक है, जैसे अनुर्वर। क्या दिख रहा है आपको? यहां अनु दिख रहा है, लेकिन इसमें अनु नहीं है। क्या है? अन। क्योंकि अनु को अलग करेंगे तो बाद में क्या बचेगा बताओ? अब रबर थोड़ी बचेगा। तो ये क्या बचेगा बताओ? कैसे टुकड़े करेंगे इसके? अन प्लस उर्वर। क्या बनेगा? अन प्लस क्या? उर्वर। और मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? अन और अनु। यानी जब अन होता है जब तो अनु दिखता है, जब अनु होता है तब कौन सा दिखता है? अन। और जब अन होता है तब कौन सा दिखता है? अनु। अब तो देखो यहां है तो अन और दिख रहा है क्या बताओ? अनु। ऐसे देखो अनुत्तीर्ण,
क्या है बताओ, अनुत्तीर्ण। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, अनु, जबकि है इसमें क्या, अन, क्योंकि अनु प्लस तीर्ण थोड़ी होता है। टुकड़े करेंगे तो क्या बचेगा, अन प्लस क्या, उत्तीर्ण, और उत्तीर्ण में उत भी होता है, इसलिए 2 कर देंगे। आपको तो टुकड़े याद रखना है, अनुत्तीर्ण में कौन सा होता है, अनु नहीं अन, क्या अन। ऐसे ही बताओ क्या है, अनुपजाऊ। तो बताओ ये अनु प्लस पजाऊ थोड़ी होता है, क्या होता है बताओ, अन प्लस क्या, उपजाऊ। तो क्या करेंगे, अन प्लस उपजाऊ, तो उपजाऊ में उप भी है, ठीक है। तो वेरी ध्यान रखना है इनका। अगला अगर इसका अपन पढ़ेंगे तो ये ऐसे आ गया, अब स्वर आ गया अन प्लस क्या, अंत, ए आया तो ने पे पूरा लग गया, तो ये क्या बना बताओ, अन प्लस क्या, अंत बराबर क्या, अनंत। ऐसे ही क्या है बताओ, अनादि। तो ये क्या बनेगा, अन प्लस क्या, आदि। ऐसे ही कहेंगे हम अनावश्यक, अनावश्यक, तो क्या हो जाएगा ये, अन प्लस क्या, आवश्यक, और आवश्यक में मैंने बताया था आ भी है, ठीक है। तो ये हमारा उपसर्ग है कौन सा, अन, कौन सा है, अन। यानी इसके बाद स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो ने पे लग जाएगा, ठीक है। और यदि व्यंजन आता है तो अभी मैंने आपको बताई था उसमें वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, यानी जैसे अन के बाद उर्वर आया, इसमें जुड़ गया, उत्तीर्ण आ गया, इसमें जुड़ गया, ठीक है। अनाया, सारे स्वर इसके अंदर आके क्या बताओ, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है किसके बारे में आपको, अनु और अन, दोनों ही उपसर्ग कैसे हैं, ये अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब है ये विपरीत दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि अन्वेषण, अन्वय, अनविक्षाएं, तो उनमें अनु होता है, और अनुर्वर, अनुत्तीर्ण, अनुपजाऊ आए तो उनमें कौन सा होता है, अन। तो यहां से प्रश्न कई बार परीक्षा में बनता है, और अगर हम ध्यान से टुकड़े नहीं करेंगे तो गलती हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या, अनु और अन के अच्छी तरह टुकड़े करके उपसर्गों को क्या बताओ, छांटना है। तो ये हुए हमारे संस्कृत के कितने उपसर्ग बताओ, 22। अब देखो संस्कृत में ये 22 उपसर्ग जो हैं, ये मैंने बताए थे संस्कृत के, इसलिए इनको हम तत्सम कहते हैं। क्या कह देते हैं, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्या संस्कृत में कुछ और बचे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल संस्कृत में कुछ अन्य शब्द भी हैं, और संस्कृत वाले ये कहते हैं कि ये कुछ अव्यय शब्द हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर हम उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त क्या कर लेते हैं। तो प्रमुख कुछ शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु है कैसे, वो तत्सम के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंदर आते हैं, तत्सम के। तो लिखो हेडिंग, हाँ, कुछ अन्य शब्द जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, और यहां से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो शब्द शुद्धि में हो चाहे वहां हो। तो कुछ अन्य शब्द हैं जो क्या है बताओ, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इनको हम तत्सम के अंदर ही मानते हैं, क्योंकि संस्कृत में कितने, 22। तो देखो क्या होता है कि कोई भी भाषा में कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, संस्कृत में 22। अब 22 के बाद जो संस्कृत के बचे तो उनके बारे में इन्होंने कह दिया ये कुछ अव्यय शब्द हैं, कुछ शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त क्या होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे। तो देख, तो एक तो है सत, क्या है बताओ, सत। तो देखो इसके खूब उदाहरण मिलेंगे, जैसे सज्जन। तो बताओ क्या हो जाएगा ये, सत प्लस जन, अर्थात सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, सत। हम कहेंगे सदाचार, क्या, सदाचार। तो क्या बनेगा इसका, सत
प्लस आ प्लस क्या चार बराबर क्या हो जाता है सदाचार। क्या हो जाता है सदाचार। और देखो सदिच्छा, तो बताओ क्या हो जाएगा ये सत प्लस क्या इच्छा बराबर क्या हो जाएगा सदिच्छा। ऐसे एक शब्द होता है सद्रूप, तो बताओ ये क्या हो जाएगा सत प्लस क्या रूप। यानी बताए दय का अपन क्या कर देंगे तय, बताए ना 30 संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरे का वापस क्या बना देंगे पहला, तो सत उपसर्ग। बाकी देखो सत्कर्म, शतफल, इनमें सत्यों का त्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि यह भी एक उपसर्ग है जिसका नाम क्या है बताओ शत है। क्या है सत। और देखो एक होता है शय, क्या होता है सय, यानी सत के बाद अगला हम पढ़ेंगे तो वो सय होता है। तो इस सय के एग्जाम्पल देखो, सावधान, क्या है बताओ सावधान। तो अब कैसे टुकड़े करेंगे भाई इसके, स प्लस क्या अवधान, अतः इसमें अव भी आ गया। और यही मैं समझा रहा था, इसीलिए संस्कृत के कि अगर किसी शब्द में आपसे पूछा जाएगा ये तत्सम है, तो जो कुछ शब्द लिखा रहा हूं मैं ये भी आपको किसमें रखने तत्सम या संस्कृत के उपसर्गों में ही सम्मिलित करने हैं। उन 22 में तो नहीं है, लेकिन है ये क्या बताओ तत्सम, इसीलिए कि कुछ अन्य शब्द, क्योंकि देखो अब जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है तो संस्कृत यानी तत्सम के साथ तत्सम ही उपसर्ग लगेगा, यानी हिंदी के उपसर्गों का इनके साथ प्रयोग क्या नहीं होगा। ऐसे ही अपन कहेंगे सौल्लास, तो बताओ ये क्या बना सह प्लस उल्लास, और उल्लास में क्या बताओ उत भी होता है, मैंने पढ़ाया था ना उत प्लस लास बराबर क्या होता है उल्लास। ठीक है, बाकी देखो सजीव, जीव के आगे लगाया सफल, सकर्मक, ऐसे शब्दों में सह लगी रहा है। ठीक है, तो ये सह है, क्या है ये सह, यानी इसका भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। तो याद रखना है, एक तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको सत, एक क्या पढ़ाया सह, एक होता है स्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है स्व। ठीक है, और इसके उदाहरण लिखने हैं आपको, एक तो स्वार्थ, देखो इसमें अक्सर आप क्या करते हैं बच्चों से पूछा जाता है स्वार्थ में क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो वो स्वागत बड़ा याद रह जाता है उसके कि सु प्लस आगत, तो वो भी इसको क्या कर बैठता है सु प्लस अर्थ। देखो यहां आ है तो सु प्लस अर्थ होना चाहिए, तो अर्थ तो होगा नहीं है क्योंकि गलत हो जाएगा, तो इसमें सु नहीं होता स्व होता है, और ये बढ़ता है क्या बताओ स्व प्लस क्या अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बताओ स्वार्थ। ऐसे ही बताओ और एक और एग्जाम्पल इसमें स्वेच्छा, तो सु प्लस इच्छा नहीं, क्या बनेगा बताओ ये स्व प्लस क्या इच्छा। दोनों ही शब्द हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं कि स्वेच्छा में आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे सु नहीं स्व, क्या स्व। स्वाधीन, तो बताओ क्या बनेगा ये स्व प्लस क्या अधीन, क्या बनेगा स्व प्लस क्या अधीन, और अधीन में अधीन बढ़ा ही दिया मैंने आपको अधे प्लस इन, तो दो हो गए स्व भी हो गया और अधि भी हो गया। ठीक है, बाकी स्वराज्य, इसमें ये जो का त्यों आ ही रहा है कि राज्य के आगे स्व लगा दिया तो क्या हो गया बताओ स्वराज्य। तो बिल्कुल अच्छा उपसर्ग है जिसमें मैंने आपको 2-3 उदाहरण बताए, तो क्या बताओ स्वार्थ है और एक क्या बताओ स्वेच्छा है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपसे इंपॉर्टेंट उदाहरण आपसे पूछ सकता है, चाहे वो संधि में पूछे आपसे, चाहे आपसे क्या बताओ उपसर्ग में पूछे। संधि भी वही होगी भाई स्व प्लस अर्थ होगा, और स्वेच्छा क्या होगा स्व प्लस इच्छा। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है बताओ स्व।
स्वदेश जैसे इसमें शब्द आ सकते हैं, और देखो स्वराज्य, स्वदेश ऐसे शब्द है ना, तो इनमें कौन सा उपसर्ग माना जाता है? स्व। तो यानी शत, स, स्व। और अगर अपन आगे चले तो एक होता है सह। क्या होता है? सह। अब इसमें भी देखो है सहोदर। क्या है बताओ? सहोदर। तो ये क्या बनेगा? सह प्लस उदर। और आपको ये याद रखना है कि यहां से प्रश्न पूछ ले, देखो किसी का भी यदि एक भी उदाहरण संधि का है तो समझ लेना वह उपसर्ग किसके अंदर आएगा? तत्सम। कभी नहीं पूछ आपसे, कभी परीक्षा में पूछेगा तो ये पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम या तद्भव है। तो आपको ये याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी उपसर्ग का एक भी उदाहरण यदि संधि का है तो समझ लेना वो क्या होगा? क्या होगा? वो तत्सम ही होगा। क्या होगा? तत्सम ही होगा। क्यों? क्योंकि तद्भवों की संधि क्या नहीं होती। पहली क्लास में बताया था ना कि संधि हमेशा किसकी होती है? तत्सम शब्दों की होती है। किसकी होती है? इसलिए सह उपसर्ग है। कौन सा है? सह। ठीक है, आगे ले इसके उदाहरण लिखेंगे तो सहकर्मी, सहपाठी, सहयोगी, अर्थात ये सह उपसर्ग है। क्या है ये? सह। तो शत, श, स्व, सह, और साथ के साथ जब स्व पढ़ लिया तो एक स्वयं भी पढ़ लो। क्या? स्वयं। अब इससे कैसे शब्द बनते? एक तो बढ़ता है देखो स्वयंवर। क्या बनेगा? स्वयंवर। और मैंने बताया था ना मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए तो मैं का परिवर्तन किस में कर देते हैं हम? अनुस्वार में। आपसे पूछेगा स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है तो स्व नहीं करना है, क्या करना है? स्वयं। स्वयंवर, स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, तो इनमें स्वयं माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वयं। आगे अपन चले तो सत के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट यानी सारे से के साथ पढ़ा दी, अब आया तत्व। क्या है बताओ? तत्व। ठीक है, इसके भी खूब उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषकर तो ये पूछा जाता है तदुपरांत। क्या? तद उपरांत। तो बताओ क्या बनेगा इसका? तत प्लस उप प्लस क्या रांत। ठीक है, तो देखो ये सही बनेगा तत प्लस उपरांत। ठीक है, अब तत प्लस उपरांत है तो ये तय का तो दे हो गया, वो इसमें लग गया। और जब शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा तो ये लिखा जाएगा तदोपरांत। क्या लिखा जाएगा? तदोपरांत। तो तदोपरांत शुद्ध नहीं है, शुद्ध क्या है? तदुपरांत। बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, तो याद रख लेना शब्द तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है? तदुपरांत। क्योंकि टुकड़े करेंगे, अगर तय के हलंत नहीं होता जब तो ए और ऊ का ओ बन जाता, लेकिन तय के हलंत है तो तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दे में। वहां गुण संधि नहीं, यहां तो कौन संधि हो रही है? व्यंजन संधि। तो तत् प्लस उपरांत यदि अपन करेंगे तो क्या बनेगा? फिर से याद रखो तदुपरांत, न कि तदोपरांत। ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या होता है? तदुपरांत। ठीक है, और देखो इसके उदाहरण। तदित, तो याद करो मैंने संधि पढ़ाई थी, तय दे के बाद यदि है मिले तो उसका धय हो जाता है, तो क्या होगा बताओ? तत् प्लस हित, तदित। ऐसे ही क्या बताओ? तद्रूप, तो क्या करोगे? तत् प्लस क्या रूप। बाकी तत्काल, तत्सम। ठीक है, इनमें तो तत् आ ही रहा है। तो सत, तत्, स्वयं, सह, शय। ठीक है, इनसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद क्या रखना है। ठीक है, अगला अपन इसी कड़ी में पढ़े तो अंतर। क्या? अंतर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे देखो। तो
क्या लिखा हुआ है ये? अंतरात्मा, यानी अंतर के बाद आ गया तो उस पे वो लग गया, तो ये क्या बना? अंतर प्लस क्या आत्मा। क्या बनेगा ये? अंतर प्लस क्या आत्मा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, तो बताओ ये क्या बनेगा? अंतर प्लस क्या राष्ट्रीय। अंतर प्लस क्या राष्ट्रीय। ठीक है। अंतःकरण, क्या? अंतःकरण, तो ये क्या बनेगा बताओ? अंतर प्लस क्या करण, अंतःकरण। तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे खूब परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक होता है अंतरिक्ष, तो ये आपको ऐसे करना है, अंतर प्लस इक्ष, यानी इक्षा नहीं है, ये इक्ष अलग है, अंतरिक्ष। ठीक है, इसमें भी अंतर उपसर्ग ही माना जाता है। अब यानी अंतर के बाद स्वर आएगा तो पूरा हो जाएगा, व्यंजन है तो ऊपर। इसमें आपको याद रखना है कि अंतर प्लस करण आए तो रे का परिवर्तन किसमें हो गया? विसर्ग में। और रे का परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है तो ये विसर्ग संधि का नहीं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसमें एक नियम बनता है कि यदि अंतर और पुनर्उपसर्ग के बाद, किसके बाद? अंतर और पुनर्उपसर्ग के बाद कैपे व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन? कैपे व्यंजन आते हैं। तो अंतर और पुनर के रे का परिवर्तन किसमें हो जाता है? विसर्ग में। किसमें हो जाता है? विसर्ग में। ठीक है, तो लिखो इसमें एक नोट डाल के कि यदि अंतर और पुनर्उपसर्ग के बाद कैपे व्यंजन आते हैं तो अंतर और पुनर का रे विसर्ग में बदल जाता है। किस बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। जैसे मैं कहूंगा अंतर प्लस क्रिया तो क्या हो जाएगा? अंतः क्रिया। क्या हो जाएगा? अंतः क्रिया। अंतः प्लस करण कहूंगा तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण। अब इसमें हम अगला लेते हैं, जो उपसर्ग है अपना वो है, क्या बताओ? पुनर। क्या है? पुनर। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे। देखो तो कौन सा उपसर्ग है? पुनर। तो देखो अगर वही है जैसे अंतर प्लस आत्मा, अंतर आत्मा है, तो अब स्वर आएगा तो पूरा हो जाएगा। तो एक तो देखो ये लिखेंगे अपन पुनरुत्थान। क्या लिखा अपन ने? पुनरुत्थान। तो बताओ कैसे टुकड़े करेंगे इसके? पुनर प्लस उत्थान है और उत्थान में फिर उत भी है, तो ये ऐसे हो जाएगा पुनर प्लस उत्थान। तो पुनर प्लस उत प्लस क्या थान बराबर क्या बढ़ जाएगा? पुनरुत्थान। एक इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण है पुनरावलोकन। क्या है? पुनरावलोकन। तो बताओ ये क्या बनेगा? पुनर प्लस अव और प्लस क्या? लोकन। याद रखना है ना, तो ध्यान रखना ये शब्द पुनरावलोकन नहीं होता है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। तो पुनरावलोकन शब्द क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? पुनरावलोकन। क्यों? क्योंकि पुनर में रह क्या आ रहा है? हलंत, अतः ए लगेगा तो ये रह ही पूरा होगा। तो सही शब्द पुनरावलोकन नहीं होता है, क्या होता है? पुनरावलोकन। क्या होता है? पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरुत्थान। अब पुनः प्राप्ति। अब देखो ये शब्द कैसे बनेगा? ये बना है पुनर प्लस क्या? प्राप्ति से, और प्राप्ति में प्रे भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल।
तो अभी तो यही समझ लो पुनर्प्लस प्राप्ति। ठीक है, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने बताया था अंतर और पुनर के बाद, किसके बाद, अंतर और पुनर के बाद यदि कै पे, तो यहां पे आ गया ना, क्या आ गया, पे। तो इसलिए ये जो पे है, ठीक है, पे के कारण ये रे किस में बदल गया, विसर्ग में। ऊपर लिखा हुआ है ना अंतर और पुनर उपसर्ग के बाद कै पे व्यंजन आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, विसर्ग में। ठीक है, तो प्राप्ति में क्या है बताओ, प्रे उपसर्ग भी है। प्राप्ति में क्या है, प्रे प्लस क्या, आपती, ऐसे है ना। और देखे तो इसमें पुनः प्रसारण, क्या लिखा मैंने, पुनः प्रसारण। तो क्या होगा इसका बताओ, पुनर प्लस प्रसारण, और प्रसारण में भी क्या है बताओ, प्रय है। क्या है, प्रय। ठीक है, तो इस तरह से ये दो उपसर्ग हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। कौन से, अंतर और क्या, पुनर। इनके बाद, ठीक है, जब भी इनमें से, यानी ये जो मैं आपको उपसर्ग पढ़ रहा हूं ये उपसर्ग के तो लिए तो है ही, इससे ज्यादा हमें ये शब्द शुद्धि और दूसरी जगह भी ये काम में आते हैं और अक्सर इनको हम छोड़ देते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी कि किस तरह से ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में क्या होते हैं बताओ, प्रयुक्त होते हैं। तो याद रह जाएगा कौन से, अंतर और पुनर। ठीक है, वो आगे अपन चलें तो एक इसमें ये रह गया है, क्या बताओ, प्राक। क्या रह गया है, प्राक। तो इसमें अगर अपन बात करें तो एक तो ये है प्राग ऐतिहासिक। क्या है बताओ, प्राग ऐतिहासिक। तो क्या बन जाएगा इसका, प्राक प्लस क्या, ऐतिहासिक। अब वो तो प्रत्यय लगा हुआ है इतिहास के साथ, उपसर्ग तो क्या है, प्राक। क्या है, प्राक प्लस क्या, ऐतिहासिक। और देखो प्रांगमुख, तो क्या हो जाएगा बताओ, पंचम वर्ण का वापिस पहला अक्षर हो जाएगा, प्राक प्लस क्या, मुख। प्राक कथन, तो इसमें ये जो का त्यों आ जाएगा। तो ये प्राक प्राक उपसर्ग माना जाता है, यानी इसका भी क्या बताओ, उपसर्ग के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं किसका बताओ, प्राक का। ठीक है, इति, जैसे इत्यादि, तो ये क्या बनेगा बताओ, इते प्लस क्या, आदि। और इतिश्री, तो ऐसे इति से भी हम इसको भी हम उपसर्ग के रूप में क्या बताओ, प्रयोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे जो कहने का मतलब यह है कि संस्कृत के ही हैं, तत्समय जो इंपॉर्टेंट थे। एक इसमें आवी भी होता है, आवी, इसमें इसके आविर होता है, परंतु इसका प्रयोग हम विसर्ग का ही तो रहे होता है, तो ये आपको आविर या फिर क्या बताओ, आवी दोनों रूपों में मिल सकता है, यानी आवी या आविर। ठीक है, तो इसमें आविर्भाव, इस तरह आपको शब्द मिलेगा, क्या, आविर्भाव। तो आप ऐसे कर दोगे इसका, आविर प्लस क्या, भाव। या तो ऐसे करना है, और नहीं तो रे का फिर क्या मानना है बताओ, विसर्ग। ये भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आवी प्लस क्या, भाव। क्योंकि विसर्ग के बाद भय, विसर्ग संधि पढ़ाई थी ना कि यदि विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आती है, विसर्ग ई के साथ है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, रे में। किस में हो जाता है, रे में। तो ये कुछ शब्द थे, ठीक है, प्रमुख थे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये तत्सम उपसर्गों के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंदर आते हैं, तत्सम उपसर्गों के अंतर्गत ही आते हैं, और उन 22 से ये क्या है बताओ, बाहर हैं, इसलिए इनका हमने प्रयोग कर लिया है। ठीक है, एक उस 22 में कई बार एक उपसर्ग और देते हैं, अपि। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे अपितु, तो इसमें कोई संधि तो होती नहीं है। अपिधान, इनमें अपि उपसर्ग माना जाता है। और अपिहित,
तो इतना तो आप भी समझ जाओगे कि इनमें उपसर्ग शब्द के आगे लगा है तो ज्यों का त्यों लगा है, ठीक है, इनमें अपी उपसर्ग माना जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर अगला हिंदी के उपसर्ग। किसके? हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें हम हिंदी के उपसर्ग, जिनको हम तद्भव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तद्भव, यानी वो तो कैसे थे? तत्सम थे। अब हम पढ़ेंगे कौन से? तद्भव। तो इसमें सबसे पहले तो ये लेना है अन। देखो अन वहां भी था और अन यहां भी है, लेकिन ध्यान रखना वहां तो ने के नीचे हलंत था अर्थात आधा ने था, यहां क्या है बताओ? पूरा ने। और ये हिंदी और जो विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे इनमें कोई संधि नहीं होती है, ये शब्द के आगे आपको झोंका त्यों लगा मिलेंगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अनपढ़, अनबन, अनहोनी, अनमोल। तो अर्थात इनके उदाहरण आपको क्या मिलेंगे? झोंके त्यों मिलेंगे, ठीक है। अन। ऐसे ही एक होता है सम। अब वहां भी हमने सम पढ़ा था, लेकिन वहां में के नीचे क्या था? हलंत। ये पूरा। अब कई बार परीक्षा में ऐसा था निम्नलिखित में से सम उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो बोलने को तो ये भी सम है और वो भी सम है, लेकिन उसमें हलंत आता है, तो दोनों उपसर्ग अलग अलग हैं, ठीक है। आपको हो सकता है 3 इसके दे दे, एक उसको दे दे, सम का पूछ ले, तो जैसे समास ही दे दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वहां तो मैं अलग करेंगे तो मैं के नीचे क्या आना चाहिए? हलंत, और यहां क्या आना चाहिए? मैं पूरा। अब देखो इसमें जैसे समतल, समकोण, समबाहु, तो इनमें सम क्या आ रहा है बताओ? जो का त्यों आ रहा है, यानी कोई संधि नहीं हो रही। तो याद रख लेना दो उपसर्ग हैं, एक तो कौन सा है बताओ? अन, और एक सम, ठीक है। दोनों जगह हैं, संस्कृत में भी हैं और हिंदी में भी हैं। बोलने को दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन लिखने में दोनों क्या है? अलग अलग। जब ने पूरा आएगा तो हिंदी का है। तो इनको क्या है कि जब उदाहरण है ना, तो किस में अन उपसर्ग संस्कृत का दे दिया, ठीक है, और उसमें एक हिंदी वाला डाल दिया। तो विशेष ध्यान रखना है कि दोनों ही उपसर्ग क्या है। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा ना, तो इन बातों को ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न बहुत सारे दिए जाएंगे जो आपको तो बिल्कुल दिमाग में याद रखना है कि हिंदी का सम अलग है और संस्कृत में सम अलग है। ऐसे ही किसके बारे में भाई? अन के बारे में। किसके बारे में? अन के बारे में, ठीक है। अध, आधा, यानी अध जला, अध खिला, अध पका। तो ये इस तरह से अध मतलब होता है आधा। तो बिना संधि के अध माने आधा होता है। एक होता है भर, तो भरपेट, भरपूर, भरमार और भरसक। एक होता है कु, बुरा, कुपुत्र, कुसंग, कुख्यात, ऐसे। तो कु उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? कु। एक हमने वहां औ पढ़ा था और उसी का एक तद्भव रूप होता है औ, ऐसे, ठीक है। औ, ये वो अव, ये औ। अब वही शब्द यहां आएंगे जो औ में, तो वहां औ में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? अवगुण। तो यहां हो जाएगा अवगुण, ऐसे तद्भव। वहां पढ़ाया था अवतार, यहां क्या हो जाएगा? अवतार। वहां पढ़ाया था अवसर, यहां क्या हो जाएगा? अवसर, ऐसे। तो जैसा पूछा जाए वैसा ही। तो ये हिंदी का हो गया औ, ठीक है। ये किसका हो गया? हिंदी का। तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो
कै, कपूत, कठोर, एक का भी होता है काजल, कापुरुष, ऐसे आए हैं। इनमें आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। आगे हम चले हैं तो संख्याओं में आ जाते हैं। उन, अब देखो ये उन का मतलब एक कम होता है, लेकिन जैसे हम 29 लिखेंगे तो ये 30 में एक कम हो गया। लेकिन इसमें 19 अपवाद है, 19 जब लिखते हैं तो आधा नहीं आता है, लेकिन उपसर्ग ये है उन, ठीक है। बाकी 59, ठीक है, 39, उनमें सब में आता है तो 59, ये उन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उन। 19 में याद रखोगे अपवाद है, 19 जब लिखते हैं तो आधा आता है, वैसे उपसर्ग तो उन यही है, ठीक है। उनका मतलब क्या होता है, एक कम, यानी 20 में एक कम क्या हो गए, 19, 23 में एक कम क्या हो गए, 29, क्या 29, तो ये उन उपसर्ग है, ठीक है। ऐसे ही चौ का मतलब 4, हाँ, चौराहा, चौपाई, चौमासा, तो ये सीधे सीधे हैं, यहां आपको कुछ संधि करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें ती होता है, तिकोना, तिमाही, तिपाई, तो ये ती है। ऐसे ही दू हो जाता है, दुनाली, दुपहिया, इस तरह से ये संख्याएं। तो ये तो हमें जो कहते हो मिल ही जाएंगे, इनमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक जैसे हमने समास में पढ़ा था, यथा, यथाशक्ति, यथा अवसर, यथाक्रम, इस तरह से। तो ये हुए हमारे, क्या बताओ, हिंदी के उपसर्ग। मैंने आपको ये बताया है, विशेषकर याद रखना है। हाँ, ये यथा है, ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। सॉरी, हिंदी में नहीं, ये संस्कृत का है, क्योंकि इसमें संधि हो रही है, यथा प्लस क्या अवसर, ठीक है। तो उधर ये रह गया था, इसलिए लिखा दिया है, तो ये तत्सम में सम्मिलित करते, इतना याद रखना है। उपसर्ग तो यथा ही है, लेकिन ये किसमें सम्मिलित करेंगे हम, मैंने कहा था जिसकी संधि होती है वो किसमें जाएगा, तत्सम में। किसमें जाएगा, तत्सम में। तो यथा अवसर संधि है, तो ये किसमें जाएगा, तत्सम में, ठीक है। तो यानी जो हिंदी के उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों में किसी भी उदाहरण की क्या नहीं होती, बताओ, संधि नहीं होती। क्या नहीं होते, संधि। वो हमें क्या, ज्यों के त्यों मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह से उनका प्रयोग किया जाए वह ज्यों के त्यों। जैसे एक न है, क्या है, न। अब इसमें भी क्या होती है, संधि होती है, जैसे नास्तिक, तो ये तत्सम ही माना जाएगा, तो ये बनेगा न प्लस क्या, आस्तिक। ऐसे इसमें होता है नेति, तो क्या बनेगा ये, न प्लस क्या, इति, ठीक है। तो ये दोनों तत्सम ही हैं। जो हमने अन्य शब्द लिखाए थे ना, उनके अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है उपसर्गी, लेकिन ये किसमें, अन्य शब्दों के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी क्या हो रही है भाई, संधि। तो ये दोनों तत्सम के उदाहरण हैं। ऐसे मैंने कहा था, मैंने आपको इंपोर्टेंट करा दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभी भी शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त क्या होते हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट जो उपसर्ग थे वो मैंने आपको क्या बताओ, करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अगले क्या, विदेशी उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग, तो देखो ये भी अपने हिंदी के उपसर्गों की तरह आपको ज्यों की त्यों मिलेंगे। बाकी इनका थोड़ा अर्थ याद रखना है, क्योंकि समास वगैरह हम पूछ लेता है, जैसे अल, तो अल का अर्थ होता है निश्चित। अब इसके उदाहरण की अपन बात करें तो अलविदा,
अलकायदा, ठीक है, अल। एक होता है हम, इसका अर्थ होता है साथ, जैसे हम सफर, हम रहा, हमदम, हम वतन। तो ये हम है, क्या है, हम। एक होता है ला, नहीं, लाजवाब, क्या, लाजवाब, लावारिश, लापता। तो ला, कौन सा, ला। एक होता है दर, इसका अर्थ होता है मैं, दर हकीकत, क्या, दर हकीकत, दर असल। तो ये असल में, क्या, असल में। दरबार, तो यानी ये उपसर्ग आपको ज्यों की त्यों मिलेंगे, आगे लगे हुए, ठीक है। दर, एक होता है ना, इसका अर्थ होता है नहीं, नालायक, नादान, नाबालिग, यानी बालिग नहीं जो नाबालिग, लायक नहीं जो क्या है बताओ, नालायक, ठीक है। एक होता है हर, क्या होता है, हर, इसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, ऐसे। एक होता है बे, इसका अर्थ क्या होता है, रहित, बेवफा, बेईमान, बेशर्म। अर्थात समझना यह है कि हम पढ़ रहे हैं विदेशी उपसर्ग, क्या पढ़ रहे हैं, विदेशी उपसर्ग। इनमें कोई संदेह नहीं होती, ये शब्द आपको कहाँ ज्यों के त्यों लगे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ज्यों के त्यों। ऐसे ही होता है खुश, और खुश का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो इसके उदाहरण हैं खुश दिल, खुशहाल, खुश मिजाज। अब तक जो ये उपसर्ग मैंने जितने पढ़ाए ये अरबी फारसी से लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं, अरबी फारसी से। तो खुश मिजाज, खुशहाल, खुश दिल, है ना। बे, एक बै और होता है बै, क्या होता है, बै। इसका अर्थ होता है सहित, बशर्त, यानी शर्त के साथ, बदौलत, बखूबी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ विदेशी उपसर्ग हैं जो अरबी फारसी भाषाओं से लिया है। तो ये जो हैं वो हमें क्या बताओ, झोंके थे। और भी हो सकते हैं दो चार, इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो केवल ये ध्यान रखना है इनमें संधि नहीं होती, उपसर्ग छटवाएगा तो शब्द के आगे होना चाहिए। अब जैसे कुछ अंग्रेजी का भी एक सर, और सर का मतलब क्या होता है, प्रमुख। अब इसमें आ जाते हैं जैसे सरपंच, सरकार, सरदार, है तो विदेशी, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे वो अरबी का हो, चाहे वो फारसी का हो, ठीक है। ऐसे ही चलता है हाफ, अब नाम से ही पता है अंग्रेजी का है, हाफ माने क्या होता है, आधा, ठीक है। जैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट, कुछ के भी लगा दो आगे, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा। एक ये और होता है को,
ये समूह से संबंधित होता है, जैसे कोऑपरेटिव, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही लगेगा। को एजुकेशन, तो ऐसे तरह के हैं, बाकी इनका अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रयोग हो रहा है लेकिन है ये उपसर्ग के रूप में। तो ये एक हमारा टॉपिक था उपसर्ग, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट थे, अगर संधि ठीक से पढ़ी है तो जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनमें ही संधि आपको करनी पड़ रही है। जो हिंदी के और जो विदेशी उपसर्ग हैं इनमें हमें कहीं कोई संधि की जरूरत नहीं है। ये जिस भी शब्द के आगे लगेंगे वो आपको ये मूल रूप में क्या मिलेंगे, ज्यों के त्यों। ठीक है, कल अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम प्रत्यय स्टार्ट करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।